हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के 2 चैप्टर के बारे में, और अभी हम लोग इस वीडियो में एक नए सब्जेक्ट को लेके आए हैं जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे आपके वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक को, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आप सब लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए, जिससे आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है आज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या रहता है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोग रहते हैं, उनको ऐसे काम पे रखा जाता है उनके स्किल के हिसाब से, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो वो अचीव हो सके। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइंग पीपल, ट्रेनिंग देम, compensating them, developing policies relating to them and developing strategies to retain them। मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इस हिसाब से काम करता है कि लोगों को एम्प्लॉय करना, उनको ट्रेन करना, उनको कॉम्पेंसेट करना, मतलब उनको सैलरीज वगैरह देना, और उस हिसाब से पॉलिसी रिलेटेड उनको डेवलप करना, और उनको डेवलपिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनको जॉब के ऊपर रखना। इस हिसाब से HRM जो है वो काम करता है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस भी दी गई है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पहले HRM का जो रोल है आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में HRM नहीं है तो वो किसी भी हिसाब से अच्छे से काम नहीं कर सकती। इसलिए HRM का जो रोल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारी यहाँ की, Human resource management is a managerial process of acquiring and engaging the required workforce appropriate for the job and concerned with developing, maintenance and utilization of workforce। अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या है। एक्चुअल में ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर किया जाता है और एंगेज किया जाता है वर्क फोर्स के हिसाब से, और उसके बाद में उनको एक एप्रोप्रिएट जॉब दिया जाता है जिसमें उनका डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और वर्क फोर्स में यूटिलाइजेशन किया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो वो अचीव हो सके। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडविन बी प्लिपो की। अभी एडविन बी प्लिपो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑथर है HRM में। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाए तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन और इसके साथ में इसका नाम एडविन बी प्लिपो ये लिखना ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे मार्क मिल सके। तो चलिए डेफिनेशन क्या है हम लोग देखेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are achieved। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एडविन बी प्लिपो ने क्या कहा है, मतलब HRM का काम क्या है। सबसे पहले प्लानिंग करना, उसके बाद में वो प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना, उस हिसाब से उसको एक डायरेक्शन देना और कंट्रोल करना, और उसके बाद में जो लोग हम लोगों को लगेंगे उनका डेवलपमेंट, उनका कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरीज वगैरह, उसके बाद में उनको एक जॉब के ऊपर लेके आना और उस हिसाब से काम करवाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे है, और इससे ऑर्गेनाइजेशन के उसके साथ में जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे HRM का है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी HRM की डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। अभी सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, नेचर। HRM का नेचर कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं HRM एक मल्टी डायमेंशनल है, मतलब वो हर एरिया में ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है। HRM क्या करता है, लोगों को एक साथ लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से
और ऑर्गेनाइजेशन के भी और वो लोगों के भी गोल को कंप्लीट करने का काम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, इट इज़ परवेसिव इन नेचर, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एंटरप्राइज। ये सारे एंटरप्राइज में, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में है। और ये परवेसिव का मतलब क्या रहता है कि इसको फॉलो करना पड़ता है। और फॉलो मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ पॉलिसीज़ रहती है, उस हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन को वो फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में ये रिज़ल्ट के ऊपर फोकस करता है, रूल्स के ऊपर नहीं। ये सारे एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है उनके पोटेंशियल के हिसाब से। उसके बाद में एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना। उसके बाद में है एम्प्लॉयज़ जो पीपल में वर्क पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग होंगे, जो भी इंडिविजुअल होंगे या फिर ग्रुप्स में होंगे, ये सबसे रिलेटेड है। उसके बाद में जिनको भी जो जॉब दिया गया है उनके हिसाब से अच्छे से रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करना। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हेल्प करता है कि फ्यूचर में जो भी गोल्स वगैरह रहे होंगे या फिर रहने वाले हैं वो सारे के सारे अचीव हो सके। मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले हैं, वो काम करने वाले लोग अलग अलग लेवल पे होंगे या फिर कॉम्पिटेंट रहेंगे, तो उनको मोटिवेट करना। उसके बाद में है ये एक अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करता है, जिससे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन होता है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड इनपुट ड्रॉन फ्रॉम साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है कि ये क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनका नॉलेज यूटिलाइज करता है और उनके हिसाब से यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवा के हम लोगों को एक इनपुट के हिसाब से अच्छा सा आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये हो गए नेचर। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अभी स्कोप ऑफ HRM। अभी HRM का अगर स्कोप देखेंगे तो ये बहुत ही वाइड है। 3 पॉइंट के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे HRM का स्कोप देखना है, जो कि है पर्सनल एस्पेक्ट्स, वेलफेयर एस्पेक्ट्स और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट्स। अभी पर्सनल एस्पेक्ट्स में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर जो मैन पावर है उस हिसाब से यहाँ पे काम किया जाता है। मतलब प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, रिम्यूनरेशन, इंसेंटिव एंड प्रोडक्टिविटी। इस हिसाब से, मतलब एक आदमी के हिसाब से या फिर जो भी लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके हिसाब से HRM का स्कोप है। मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एंट्री होती है और एंट्री से लेके एग्ज़िट तब तक HRM का काम वहाँ पे चलता रहता है। उसके बाद में है वेलफेयर एस्पेक्ट्स। मतलब जो भी काम करने वाले लोग वहाँ पे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे उन लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है, जैसे कि कैंटीन फैसिलिटी है, क्रेंचेस फैसिलिटी है, रेस्ट फैसिलिटी है, लंच रूम्स है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल असिस्टेंस है। उसके बाद में एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी आजकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद में है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट्स। अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या रहता है, जो भी यूनियन रहती है मैनेजमेंट की उनके साथ में अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करना, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह रहेंगे इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर के, वो सारे के सारे प्रॉब्लम और उनमें काम करना, ये HRM का काम रहता है। और ये तीनों पॉइंट के अंदर HRM का स्कोप जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया स्कोप HRM का। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। अभी कौन कौन से टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स है पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद में दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और चौथा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि एक्चुअल में जितने भी चैलेंजेस है सोसाइटी के प्रति एक HRM डिपार्टमेंट के, अगर नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव करके सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेस है, अभी रिसोर्सेस क्या है, जितने भी पीपल सोसाइटी में है
उनको इन वे से मतलब ऐसे काम में लेना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इथिकल वेज में आए और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है सोसाइटी के तरफ, मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अगर ये फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही होगी कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वो फेल हो सकती है। उसके बाद में है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है, एचआरएम एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं रहता वहाँ पे काम करने वाला, लेकिन फिर भी क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एचआर डिपार्टमेंट का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। मतलब उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम डिपार्टमेंट हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से टिक नहीं सकती। और ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए वहाँ पे एचआरएम डिपार्टमेंट ज़रूरी रहता है। तो ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में है तीसरा है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी फंक्शनल ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इस हिसाब से यहाँ पे काम करता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड्स है वो कंप्लीट करता है। मतलब यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मतलब अगर वहाँ पे टू कॉस्ट मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर कुछ काम रहता है डिपार्टमेंट के अंदर बाकी के डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये एचआर डिपार्टमेंट जो है वो उस हिसाब से काम करता है। मतलब ये अपने डिपार्टमेंट का और बाकी डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन एक लेवल के हिसाब से वो काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नीड्स होंगे वो कंप्लीट करने का काम यहाँ पे करता है। इसको बोलते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में है चौथा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको साथ लेके ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने का काम करता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहे होंगे वो अचीव करने का काम करता है। तो इसके साथ में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो अचीव होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं, वो भी अचीव होते हैं। मतलब उनमें क्या रहता है, सबसे पहले खुद को मेंटेन करना, रिटेन करना, मोटिवेट रखना, उनकी परफॉर्मेंस अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद में वो एम्प्लॉयज़ जो है वो सेटिस्फाई रहने चाहिए और वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अच्छे से जुड़े हुए रहने चाहिए। ये रहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस पॉइंट में 4 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो कौन कौन से फंक्शंस से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद में उस हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट, उसके बाद में है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्कर प्रोटेक्शन, और 6 है यहाँ पे एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन। तो चलिए पहला डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट। अभी एचआर के अलग अलग प्लानिंग के हिसाब से उसकी अलग अलग स्ट्रेटजीज रहती है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब एम्प्लॉयज़ में उनको कितने टाइप्स के एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसके बाद में नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, उस हिसाब से वो प्लान करती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं वो अचीव हो सके, ईजिली अचीव हो सके। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एचआर मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी मतलब क्या रहती है, फ्यूचर में किस हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। ये सारे के सारे काम किसको करने पड़ते हैं, एचआरएम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अभी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या रहती है कि सोसाइटी के हर एक आदमी को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वली मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि एक रिलीजन को यहाँ पे जॉब नहीं मिले, दूसरे रिलीजन को मिले, या फिर एक लैंग्वेज बोलने वाले इंसान को वहाँ पे ना मिले और दूसरे लैंग्वेज बोलने वाला जो इंसान है वहाँ पे उसको जॉब मिले। ऐसा यहाँ पे कर नहीं सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में है स्टाफिंग। अभी स्टाफिंग में क्या कह सकते हैं हम, तो स्टाफ मतलब जितना ज़रूरी है जॉब करने के लिए उतना वहाँ पे स्टाफ लगाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके लिए जॉब एनालिसिस करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, सिलेक्शन करना पड़ता है, और इस हिसाब से स्टाफिंग का फंक्शन वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है।
अगर हम लोगों को एक जॉब डिज़ाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो फाउंडेशन है वो है स्टाफिंग। अगर वहाँ पे हम लोगों को कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, ये अगर पता ना चले तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कभी अचीव नहीं होंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी लेकिन धीरे धीरे करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट मतलब सबसे पहले क्या रहता है, जैसे बिगिनिंग होती है, नया एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो एक्चुअल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है वो किस हिसाब से काम करेगा, उसके अंदर कौन कौन से टैलेंट है, इस हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है और वहाँ पे उसको प्रोग्राम किया जाता है। फिर उसके बाद में उसके वर्किंग आवर डिसाइड किए जाते हैं, कंपनी के रूल्स उनको बताया जाता है, एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, इस हिसाब से उनको मैनेज किया जाता है। इसको बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब एक आदमी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टैलेंट की ज़रूरत यहाँ पे हम लोगों को लगने वाली है, तो उस हिसाब से एक तो मौजूदा जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको ट्रेन किया जाता है या फिर नए एम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्कर प्रोटेक्शन। रिस्क मैनेजमेंट, अभी रिस्क मैनेजमेंट अगर देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, मैक्सिमम जितने एम्प्लॉयज़ रहते हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, हेल्थ रिलेटेड या फिर कोई भी डिज़ास्टर वहाँ पे होता होगा तो उस रिलेटेड वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने अप्लाई किया रहता है। या फिर वर्कर प्रोटेक्शन, जैसे कि अगर कोई केमिकल कंपनी है तो वहाँ पे उन लोगों को मास्क या फिर कुछ अलग तरीके के कपड़े वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब जो कि केमिकल्स वगैरह रहे उनके ऊपर गिरे भी तो उनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना हो, मतलब उनका कंप्लीट वहाँ पे प्रोटेक्शन हो। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्कर प्रोटेक्शन। उसके बाद में है एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिलेशन। अभी जितने भी लेबर्स और मैनेजर या फिर एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, उनकी डेवलपमेंट, उस हिसाब से वहाँ पे HR पॉलिसीज़ अप्लाई की जाती है। मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजर उन लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पे उन लोगों का रिलेशन कैसा है और जो रिलेशन है वो इफ़ेक्टिव और अच्छा होना चाहिए। अगर ख़राब हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अच्छा नहीं होता, इसलिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभी यहाँ पे HRM वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट। ओके, अभी इसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डिफरेंस क्या है HRM वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट। ओके, पर्सनल मैनेजमेंट मतलब क्या रहता है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड में आप लोगों को जो कंपैरिजन बेसिस है वो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बाद में पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग क्या है। अभी पर्सनल मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे, द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न with the workforce and their relationship with the entity is known as personal management। मतलब जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनका रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे मैनेज करना है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स क्या रहता है, यहाँ पे जितनी भी मैन पावर है वो इफ़ेक्टिव वे में काम करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल जो है वो अचीव हो सके, इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, समझ लीजिए, मतलब यहाँ पे क्या किया है, पर्सनल मैनेजमेंट मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या बताया गया है कि जो मैन पावर है उनको इफ़ेक्टिव यूज़ जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अप्रोच। पर्सनल मैनेजमेंट का अप्रोच कौन सा है, ट्रेडिशनल, और ह्यूमन रिसोर्स का कैसा है, मॉडर्न। ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर, पर्सनल मैनेजमेंट में क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोगों को उनके हिसाब से वहाँ पे मशीन और टूल अप्लाई करना पड़ता है या फिर उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। और ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से जो ह्यूमन रिसोर्स है वही असेट से वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी पर्सनल मैनेजमेंट जो है रूटीन फंक्शन है। रूटीन फंक्शन मतलब क्या है, डे टू डे बेसिस के ऊपर वो काम करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स क्या रहता है, स्ट्रैटेजिक फंक्शन, मतलब वो प्लानिंग करते हैं स्ट्रैटेजी की और उस हिसाब से काम करते हैं। उसके बाद में
बेसिस ऑफ पे, मतलब उनको सैलरी किस हिसाब से मिलती है। अभी पर्सनल मैनेजमेंट में क्या है, जॉब इवेल्यूशन, मतलब वो कैसे काम करते हैं, उनका जॉब क्या है उस हिसाब से। और परफॉर्मेंस इवेल्यूशन आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन मतलब वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस हिसाब से हम उनको मतलब पे मिलता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रोल। मैनेजमेंट रोल पर्सनल मैनेजमेंट में कैसा है, ट्रांजैक्शनल, और ह्यूमन रिसोर्स में कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशनल। कम्युनिकेशन पर्सनल मैनेजमेंट में इनडायरेक्ट होता है कम्युनिकेशन, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कैसा होता है, डायरेक्ट। मतलब डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉयज से या फिर डायरेक्टली जो मैनेजमेंट है उनसे बात कर सकते हैं, और पर्सनल मैनेजमेंट इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं। उसके बाद में है लेबर मैनेजमेंट। अभी पर्सनल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे रहते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स के लिए इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब हर आदमी के लिए वहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रखते हैं। इनिशिएटिव पर्सनल मैनेजमेंट में पीस मिल है, और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड मतलब हर आदमी के लिए एक, और पीसमेल मतलब क्या है कि हर किसी के लिए अलग। ओके। और मैनेजमेंट एक्शन कैसे रहते हैं पर्सनल मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रोसीजर वाइज, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से है बिजनेस नीड के हिसाब से। ओके। और डिसीजन मेकिंग पर्सनल मैनेजमेंट में स्लो रहता है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा रहता है, फास्ट रहता है। ये हो गया HRM वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट का डिफरेंस। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, HRM वर्सेस HRD। ओके, HRM और HRD। अभी यहाँ पे पहला हमने देखा डिफरेंस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस पर्सनल मैनेजमेंट। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी सेम पॉइंट दिए गए हैं। सेम पॉइंट मतलब कैसा, जो कंपैरिजन है वो किस बेसिस के हिसाब से किया गया है, और उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहला है डेफिनेशन एंड फुल फॉर्म। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये आपको पता चल गया, और अभी HRD जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। इट रेफर टू द प्रिंसिपल how the principle of management can be applied to manage the employee working in an organization effectively। मतलब एक एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में किस हिसाब से मैनेज किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अच्छे से काम कर सके। अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या बोला गया है, इट रेफर टू कंटिन्यू डेवलपमेंट फंक्शन दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ दोज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव की जाए, ये यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सके, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है। तो नेचर कैसा है, HRM का नेचर क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन, और HRD का क्या है, सब फंक्शन ऑफ HRM। एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं, इसलिए HRD इज द सब फंक्शन ऑफ HRM। उसके बाद में फंक्शन कैसा है, द फंक्शन ऑफ HRM आर रिएक्टिव एंड यूजुअली अप्लाइड टू गेनिंग होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो HRM कैसा है, रिएक्टिव है, मतलब जितने भी होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव करने के हिसाब से वो काम करता है। और HRD क्या है, HRD प्रोएक्टिव है, और ये कंसिस्टेंटली काम करता है, मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए वो काम करता है। HRM का गोल क्या है, इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड HRD का गोल क्या है, यूजुअली कनेक्टेड विथ स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज एनहांसमेंट एंड इंक्रीजिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब HRM का काम और HRD का काम ये अलग अलग है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में प्रोसेसेस। अभी प्रोसेसेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो HRM में कौन कौन सी प्रोसेस रहती है, रूटीन एंड हैव टू बी कैरिड आउट एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। मतलब जब ज़रूरत पड़े वहाँ पे HRM की जाता है।
और HRD क्या है, ऑनगोइंग, नॉन ओकेजनल, मतलब वो ओकेजनली नहीं की जाती है लेकिन कंटिन्यूसली रहती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और डिपेंडेंसी, HRM की जो डिपेंडेंसी वो एंटिटी के हिसाब से रहती है, मतलब इट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट सेक्शन इंक्लूसिव ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन, HRD, कॉम्पेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल, मैनेजमेंट। इस हिसाब से यहाँ पे डिपेंडेंसी रहती है, मतलब HRM में इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे काम यहाँ पे है, ठीक है। और HRD क्या है, सब सिस्टम है, तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। इसमें क्या रहता है, फंक्शंस रहते हैं, एट्रीब्यूट्स रहते हैं और प्रोसेस रहता है। मतलब नॉर्मली HRM के इसमें प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं HRD के, लेकिन HRD जो है वो सब फंक्शन है। मतलब HRM में इतने सारे पॉइंट्स हैं और HRD में कुछ ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं HRM वर्सेस HRD के अंदर। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ HRM, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। अभी HRM का इम्पोर्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, तो सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। पहला है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, उसके बाद में है बेनिफिट एनालिसिस, उसके बाद में है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में है इंटरएक्टिविटी विद इन एम्प्लॉयज़ एंड आफ्टर दैट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को लेके या फिर एक HR मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से कैसे काम करेगा, ये यहाँ पे दिया गया है। वो पहले क्या करेगा, एक अच्छे से स्ट्रेटजी प्लान करेगा, उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेगा और फ्यूचर में बिजनेस की डिमांड, एम्प्लॉयज़ की डिमांड, इस हिसाब से प्रिडिक्शन करेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। आफ्टर दैट बेनिफिट एनालिसिस। बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या है, HR मैनेजर का पहला काम क्या रहता है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ओके। तो इस हिसाब से उसको रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, मतलब एक ट्रेन प्रोफेशनल आदमी को वहाँ पे अप्लाई करने के लिए उसको ज़्यादा कॉस्ट खर्च नहीं करना पड़ता है, और ऐसे कॉस्ट में मतलब उसको एक अच्छा एम्प्लॉयज़ मिले, एक अच्छा क्वालिटी कैंडिडेट मिले और उस हिसाब से वर्कफोर्स काम करे। इसको बोलते हैं बेनिफिट एनालिसिस। इसके बाद में है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमारे एम्प्लॉयज़, उसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर, इनकी रिलेशनशिप एक अच्छे से हो जाती है और इस हिसाब से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रोथ भी होती है। और एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ नहीं होती है, एक्चुअल में कंपनी की ग्रोथ होती है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे किए जाते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हो सके और कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंटरएक्टिविटी भी विद इन एम्प्लॉयज़। इंटरएक्टिविटी, अभी HR मैनेजर ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल रहता है इस तरह की एक्टिविटीज़, इवेंट एंड सेलिब्रेशन करने के लिए। मतलब जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन इनमें एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, जिससे क्या होता है कि इंटरएक्टिविटी के हिसाब से एम्प्लॉयज़ उनको जो लगता है वो अच्छे से बोल सकते हैं, मतलब ट्रस्ट अच्छे से वहाँ पे बिल्ड हो जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मतलब क्या रहता है, अगर किसी तरीके से एक कंपनी के प्रति उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर, एम्प्लॉयज़ के दिमाग के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद वहाँ पे निर्माण हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए HR डिपार्टमेंट काम करता है। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस हिसाब से तैयार हुआ है और उसका वर्क के ऊपर कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस हिसाब से उसका सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसके हिसाब से जजमेंट तैयार करके उनके बिहेवियर जो होंगे एम्प्लॉयज़ के, उनके अंदर सुधार किया जाता है, जिससे एक अच्छे से रिलेशनशिप वहाँ पे मेंटेन हो सके और एक अच्छा सा वर्क क्लाइमेट वहाँ पे तैयार हो सके। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइलेंस, ओके। कंपाइलेंस मतलब क्या रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लॉस के हिसाब से एक अच्छे से वहाँ पे काम कर सके, मतलब रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर सके। उसके बाद में जितने भी प्रोसेस होंगे, हायरिंग के प्रोसेस या फिर एप्लीकेंट्स के लॉग्स, वो अच्छे से वहाँ पे काम कर सके। इसको बोलते हैं कंपाइलेंस।
ठीक है, ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल्स ऑफ HR मैनेजर। अभी रोल्स ऑफ HR मैनेजर कौन कौन से हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं ये देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बिल्डिंग एम्प्लॉयज़ रिलेशन और कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट। अभी रिक्रूटमेंट में अगर देखेंगे तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या रहता है, एक्चुअल में रोल्स ऑफ HR मैनेजर, इसमें अगर देखा जाए तो वन बाय वन अपन ये पॉइंट अभी डिस्कस कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहता है, क्योंकि वर्क फोर्स को अच्छे से एम्प्लॉय करने के लिए वहाँ पे राइट पीपल को हायर करना एक अच्छा रोल यहाँ पे HR मैनेजर का रहता है, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर एक अच्छा आदमी अच्छे जॉब के लिए हम लोगों को मिल जाए तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सक्सेसफुल हो सकती है, उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म में ही वहाँ पे अचीव हो जाएंगे। इसके बाद में है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अभी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो लर्निंग ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली रहती है। ओके, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ के अंदर हम लोगों को अगर ऐसी प्रोसेस अगर मिल जाए तो एम्प्लॉयज़ उस हिसाब से काम करेंगे, मतलब जो भी नए एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको डेवलप करना ये HR मैनेजर का पहले काम होगा। ठीक है, मतलब पहले एनालाइज करना कि उनके अंदर कौन से डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग देने का काम। ठीक है, उसके बाद में है बिल्डिंग एम्प्लॉयज़ रिलेशन। जो HR मैनेजर जो रहता है वो एक अच्छे से एम्प्लॉयज़ के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो काम करे, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मतलब सक्सेस मिले, इस हिसाब से वो स्ट्रेटजी प्लान करता है। उसके बाद में है कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट। अभी HR मैनेजर का जो रोल रहता है वो यही काम रहता है, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट। जितने भी कॉम्पेंसेशन स्ट्रैटेजीज़ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है या फिर कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर है, ये काम ये जो है HR मैनेजर का काम रहता है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मतलब अच्छे से नेगोशिएट करना, उसके बाद में हर एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी पोटेंशियल हो उसके लिए बेनिफिट पैकेजेस तैयार करना, ये सारे काम जो रहते हैं वो HR मैनेजर के रहते हैं। ठीक है, ये हो गए रोल्स ऑफ HR मैनेजर। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ HR मैनेजर। अभी क्वालिटीज़ ऑफ HR मैनेजर, अभी क्वालिटीज़ कौन कौन सी रहती है HR मैनेजर के अंदर। सबसे पहले क्वालिटीज़ है सिंपैथिक एटीट्यूड। सिंपैथिक एटीट्यूड मतलब क्या रहता है कि एक HR मैनेजर हर तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छे से वहाँ पे वर्क क्लाइमेट प्रोड्यूस करके दे, मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हर किसी की ज़रूरत को आइडेंटिफाई कर सके, इसको बोलते हैं सिंपैथिक एटीट्यूड। उसके बाद में है क्विक डिसीजन। एक HR मैनेजर अच्छे से क्विक डिसीजन दे सके, मतलब उसको सारे पॉलिसीज़ जो प्रोसीजर होंगे HR के उसको सारे के सारे पता होने चाहिए और उस हिसाब से मतलब किसी भी वर्क फोर्स को उसको मैनेज करना होगा तो एक अच्छे से उसको क्विक डिसीजन वहाँ पे देते आना चाहिए। उसके बाद में इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या रहता है, अगर वो HR मैनेजर अगर इंटीग्रिटी खुद की मेंटेन नहीं करता है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, इसलिए उसके अंदर इंटीग्रिटी मतलब उसके ऊपर बाकी लोगों को भरोसा रखते आना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। उसके बाद में है पेशेंस। पेशेंस की भी ज़रूरत रहती है। उसके बाद में है फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब HR मैनेजर के पास में खुद की एक फॉर्मल अथॉरिटी रहती है, उस हिसाब से वो काम करता है। बाद में बाकी उसकी जो अथॉरिटी रहती है वो मैनेजमेंट के हिसाब से काम करती है। इसके बाद में है लीडरशिप। एक अच्छी लीडरशिप होना HR मैनेजर के लिए बहुत इसेंशियल है। अगर उसको लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं आती तो फिर वो HR मैनेजर ही नहीं बन सकता, वो मैनेजर ही नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिस हिसाब से मतलब वो जो सोसाइटी में काम करता है वो सोसाइटी के अंदर काम करने वाले लोग उनके प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करना या फिर जहाँ पे वो कंपनी होगी, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके आसपास के सोसाइटी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, इस हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। उसके बाद में उसके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल रहेंगे तो ही वो एक अच्छा मैनेजर यहाँ पे बन सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं बन सकता। ये सारी क्वालिटीज़ है HR मैनेजर की। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट है अपना
चैलेंजेस टू HRM। ओके, अभी चैलेंजेस टू HRM मतलब क्या है, एक HR मैनेजमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कौन कौन से चैलेंजेस अभी फेस करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे अट्रैक्टिंग द टॉप टैलेंट। आजकल अगर हम देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आते नहीं। कभी कभी क्या रहता है कि ऐसे टैलेंट को अट्रैक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, लेकिन वो कभी कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाते। इससे क्या रहता है, जो भी हाई लेवल जॉब रहते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब, उसके लिए अच्छे से एम्प्लॉयज़ मिलते नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना ये आजकल एक चैलेंज हो गया है HRM डिपार्टमेंट के लिए। इसके बाद में है एम्ब्रेसिंग चेंज विथ एन ओपन माइंड। अभी जितने भी चेंज हैं, जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से HR मैनेजमेंट को काम करना पड़ता है। अगर उस हिसाब से काम ना करे तो फिर प्रॉब्लम बहुत सारी आती रहती है। सोसाइटी के हिसाब से काम करना पड़ता है, उसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके हिसाब से भी काम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग द लीडर ऑफ टुमारो। HRM को ऐसे काम करना पड़ता है कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ कल का लीडर बन सके तो उस हिसाब से उनको चैलेंजेस देने पड़ते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ को उस हिसाब से काम देना पड़ता है। क्या पता कल कोई एम्प्लॉयज़ कल का लीडर बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। अभी HR मैनेजर का काम ऐसा रहता है कि उसको एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ऐसा एक क्लाइमेट तैयार करना पड़ता है जहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे उनके अंदर लर्निंग की प्रोसेस ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब ऐसा कल्चर उनको बिल्ड करना पड़ता है। उसके बाद में है बिल्डिंग अ डाइवर्स टीम। एक ऐसी टीम यहाँ पे तैयार करनी पड़ती है जो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली सारे प्रॉब्लम को फेस कर सके और एक अच्छे से काम कर सके, और उससे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो वो अच्छे से अचीव हो सके। आफ्टर दैट लुकिंग आफ्टर हेल्थ एंड सेफ्टी। लुकिंग आफ्टर हेल्थ मतलब जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले होंगे उनकी हेल्थ और सेफ्टी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आती है। आजकल नए नए केमिकल फैक्ट्रीज ओपन हो रही है, नए नए मशीनरीज आ रहे हैं, उस हिसाब से लोगों की सेफ्टी और हेल्थ मेंटेन करना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। उसके बाद में है मैनेजिंग द टर्नओवर रेट्स। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिस टाइम पे कंपनीज के टर्नओवर बढ़ते हैं उस हिसाब से HR मैनेजर को क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ती है। उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है कि वहाँ पे उन लोगों को कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस हिसाब से उनको टर्नओवर रेट जो है वो भी मैनेज करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आज जो रेट के हिसाब से हम लोगों का टर्नओवर है वो 2 महीने के बाद में रहे, 3 महीने के बाद भी रहे, वो कभी कभी कम हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन उसको ऐसे मैनेज करना पड़ता है कि हर टाइप में, हर महीने में हम लोगों को एक अच्छा टर्नओवर मिले। उसके बाद में है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या, मतलब चैलेंजेस HRM के लिए हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जिस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन होता है हर तरीके के एम्प्लॉयज़ जो चाहिए रहते हैं वो वहाँ पे नहीं मिलते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे नई टेक्निक्स आती रहती हैं उस हिसाब से भी एम्प्लॉयज़ को अप्लाई करना पड़ता है। HRM को एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फोर्स में ऐड करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद में है कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। जो नए लॉज एंड रेगुलेशन आते रहते हैं HRM में, उनके साथ में एडजस्टमेंट HRM को करना पड़ता है। मतलब अगर कोई लॉज HRM से रिलेटेड आता है, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आता है, तो उसके हिसाब से HRM को काम करना पड़ता है। आफ्टर डैट रिटेनिंग टॉप टैलेंट। जो भी टॉप टैलेंट हो हाई प्रोफाइल जॉब के हिसाब से, उनको अच्छे से जॉब पे रखना। आजकल क्या रहता है कि एम्प्लॉयज़ जो अच्छे से काम करता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए रहता है, और उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी। तो कभी अगर एक एम्प्लॉय जो अच्छे से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको अच्छे सैलरी पैकेज ऑफर हो रहा है, तो उसको रिटेन करना, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ में बना के रखना,
ये आजकल चैलेंज हो गया है। ओके, मतलब ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में जॉब छोड़ देते हैं और एचआरएम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एचआरएम उनको अपने ही कंपनी में एक अच्छी ऑफ़र दे के वहाँ पे उनकी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे चैलेंजेस जो है एचआरएम में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एचआरएम के पॉइंट्स जो कि हमारे पहले चैप्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हो गए हमारे पहले चैप्टर में आए हुए पॉइंट्स है, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। और इस हिसाब से जितने भी चैप्टर्स हमारे अभी आगे आने वाले हैं उनमें सारे के सारे पॉइंट जितने भी आते हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। अभी ये जो लेक्चर है हमारा वीडियो ये बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि क्या हो गया है, मैंने जितने भी कंटेंट चाहिए रहते हैं वो सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। मतलब किसी भी कंटेंट से यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसके वजह से ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो पॉइंट है अभी मैंने जो आपको बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऐसा है कि ये जो चैप्टर है पहला चैप्टर, इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है उसके साथ में इम्पोर्टेंट रोल्स वगैरह ये जो बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, जो भी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप ये पॉइंट अच्छे से कर पाए तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और अभी यहाँ पे हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। मतलब आज का जो आपका लेक्चर हो गया है ये इस चैप्टर के ऊपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।